तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी ग्लोबल फिनटेक कंपनी की जो एक तरफ तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में थोड़ी सी लड़खड़ा गई है। अब ये पहेली क्या है? चलिए आज इसी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस तिमाही के आंकड़े असल में क्या कहानी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये पब्लिक में मौजूद जानकारी पर आधारित है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह बिल्कुल न समझा जाए। कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि किसी सर्टिफाइड सलाहकार से ज़रूर बात करें। तो सवाल उठता है कि ये कंपनी आखिर है कौन और करती क्या है? देखिए, ये एक ग्लोबल फिनटेक प्रोडक्ट कंपनी है। मतलब ये दुनिया भर के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एआई फर्स्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर बनाती है। और इनका जो पर्पल फैब्रिक एआई प्लेटफॉर्म है ना, उसे आप इनकी ग्रोथ का सीक्रेट सॉस समझ सकते हैं। यही वो कोर टेक्नोलॉजी है जो इनके सारे प्रोडक्ट्स को पावर देती है और इन्हें बाजार में दूसरों से अलग खड़ा करती है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है लंबी अवधि का नजरिया, जिसे हम LTM या लास्ट 12 मंथ्स कहते हैं। इसमें देखिए 20% से भी ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ है और रेवेन्यू पहली बार 3,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। लेकिन दूसरी तरफ है हाल की तिमाही का नजरिया। यहाँ रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है और मुनाफे पर भी दबाव दिख रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालेंगे, फिर तिमाही के आंकड़ों को समझेंगे, ग्रोथ के पीछे क्या है वो जानेंगे, जोखिमों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मैनेजमेंट का आगे का रास्ता क्या है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस तिमाही के सबसे जरूरी आंकड़ों यानी हेडलाइन नंबर्स के साथ। यहाँ देखिए, अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो टोटल इनकम में 21% की एक शानदार बढ़त है। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पिछली तिमाही से ही तुलना करें तो करीब 4.6% की मामूली कमी भी आई है। ये वही दोहरी कहानी है जिसकी हम बात कर रहे थे। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सुस्ती। अब हमने LTM की बात की तो इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। LTM का मतलब है लास्ट 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने। ये मीट्रिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें किसी एक तिमाही के उतार चढ़ाव से हटाकर कंपनी की सेहत की एक ज़्यादा साफ और स्थिर तस्वीर दिखाता है। तो फिर सवाल ये है कि प्रॉफिट मतलब मुनाफा कम क्यों हुआ? मैनेजमेंट का कहना है कि इसकी वजह एक वन टाइम प्रोविजन है। अब ये क्या चीज़ है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो हुआ ये कि अगर हम उस एक खास खर्चे को साइड में रख दें जो कि हर तिमाही में नहीं होता, तो कंपनी का जो कोर प्रॉफिट था वो 51.5 करोड़ रुपए था। ये आंकड़ा कंपनी की असल में कमाने की क्षमता को दिखाता है। तो वो एक खास खर्चा क्या था? वो था 30.8 करोड़ का एक ग्रेच्युटी प्रोविजन। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एक बार में किया गया बड़ा पेमेंट था। और इसी वन टाइम खर्चे की वजह से जो फाइनल रिपोर्टेड प्रॉफिट था वो घटकर सिर्फ 28.45 करोड़ रुपए रह गया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे एक बार का खर्च आंकड़ों की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो ये तो थी तिमाही के नतीजों की बात। चलिए अब इन नंबर्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं जो इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को असल में चला रही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है। कंपनी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और करीब 62% रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड मार्केट से आता है। अब ये एक अच्छी बात मानी जाती है क्योंकि इससे कंपनी किसी एक देश की इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहती। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी टर्म को समझ लेते हैं, ARR यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। इसका सीधा सा मतलब है वो कमाई जो कंपनी को सब्सक्रिप्शन मॉडल से लगभग हर साल मिलना तय है। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ना इसे एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद इनकम सोर्स माना जाता है। और देखिए, यहीं पर लॉन्ग टर्म वाली कहानी बहुत मजबूत दिखती है। इस एक तिमाही में 9 नई डील्स जीती गईं। प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई में साल दर साल 128% का उछाल आया और जो भरोसेमंद ARR है वो अब 1100 करोड़ को भी पार कर गया है। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कंपनी के पास आने वाले समय के लिए करीब 12,000 करोड़ की डील्स पाइपलाइन में हैं। ये भविष्य में तगड़ी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है, अच्छी बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक सही विश्लेषण के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू यानी जो चुनौतियां और जोखिम हैं उन्हें भी देखना होगा।
तो आखिर वो कौन सी बाधाएं हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है? देखिए, इस तिमाही में जो ईबीडीटीए मार्जिन है, मतलब मुनाफे का प्रतिशत, वो घटकर करीब 16% पर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह है सेल्स और डिलीवरी टीम में किया गया इन्वेस्टमेंट, जो भविष्य की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम पूरे साल यानी एलटीएम को देखते हैं, तो मार्जिन 23% पर काफ़ी मजबूत दिखता है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, आज थोड़ा कम मुनाफा कमाओ ताकि कल ज़्यादा बड़ी ग्रोथ हासिल की जा सके। तो कुल मिलाकर 3 मुख्य जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, लाइसेंस डील्स की टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे तिमाही नतीजों में उतार चढ़ाव दिखता है। दूसरा, जैसा हमने अभी देखा, ग्रोथ के लिए जो निवेश हो रहा है उससे शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। और तीसरा, डीएसओ यानी ग्राहकों से पैसा कलेक्ट करने में लगने वाला समय, वो अभी भी 118 दिन है, जो थोड़ा ज्यादा माना जाता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए मैनेजमेंट का आगे का प्लान क्या है? उनका गेम प्लान क्या है? मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ बिल्कुल साफ नजर आती है। उनका पहला लक्ष्य है हर तिमाही में लगातार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू लेवल हासिल करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, अपनी 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम पाइपलाइन से बड़ी बड़ी डील्स जीतना। तीसरा, अपने एआई प्लेटफॉर्म को और बड़ा बनाना। और चौथा, क्लाउड माइग्रेशन के लिए नई पार्टनरशिप्स करना। तो इस पूरे विश्लेषण से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि यहाँ एक नरम तिमाही और एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी साथ साथ चल रही है। दूसरी, कंपनी का फोकस अब वन टाइम डील से हटकर सब्सक्रिप्शन आधारित यानी भरोसेमंद रेवेन्यू पर बढ़ रहा है। तीसरी, एक बहुत मजबूत डील पाइपलाइन भविष्य के लिए अच्छी विजिबिलिटी देती है। और आखिर में जो मार्जिन पर दबाव है, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, न कि कोई अचानक आई हुई समस्या। और ये सब हमें इस एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या ये कंपनी अपनी मजबूत पाइपलाइन, एआई पर फोकस और एक क्लियर स्ट्रैटेजी के दम पर अपनी इस शानदार लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी को लगातार हर तिमाही में अच्छे प्रदर्शन में बदल पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दें कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के मकसद से था। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें।